ट्वेल्थ की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स का ये छठा लेक्चर है। अब तक हमने इस चैप्टर में आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया, फिर रिएक्शन का रेट कितने टाइप का होगा, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताया, फिर रेट एक्सप्रेशन आपको सिखाया हमने कि कैसे रेट को एक्सप्रेस किया जाए इन टर्म्स ऑफ concentration of reactant, that is disappearance of reactant, and concentration of product, that is appearance of product. इसके अलावा आपको रिएक्शन के रेट का यूनिट भी बता दिया कि कैसे यूनिट निकाला जाता है, और फिर कुछ सवाल वगैरह आपको बताए हम कि कैसे सवाल को बनाया जाता है, किस तरह का सवाल रहता है। ये पहले पार्ट का था सब कुछ जो भी था। उम्मीद करते हैं कि असाइनमेंट आप लोग को सवाल का मिला होगा और सवाल बनाए भी होइएगा। अब हम लोग इस केमिकल काइनेटिक्स में, जैसा कि शुरू में ही बताए थे कि इसको दो पार्ट में पढ़ना रहता है। पहले पार्ट में आपको पढ़ना था रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उसमें पढ़ना है आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है। अब हम लोग आज शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसका जो रेट है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन कुछ कारक हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको पढ़ना भी है सिलेबस में। हम लोग उसी का चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग उस कारक को देख लेते हैं, कौन कौन सा कारक है, फिर उसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फॉलोइंग आर some important factors which affect the rate of a chemical reaction। सबसे पहला concentration of reactant, दूसरा temperature of the reaction, तीसरा nature of reactant, चौथा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पांचवा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और छठा एक्सपोजर टू रेडिएशन, या इसको लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। हम लोग बारी बारी से सभी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कभी कभी कैटलिस्ट के बारे में पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और सरफेस एरिया। तो ये बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला फैक्टर जो है आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आज हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए, तो पहला फैक्टर है फर्स्ट
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़े थे, डिफाइन जब किए थे, तो हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब हमने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही बताया था ना आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब गौर से देखो, ये कंसंट्रेशन ऊपर है और टाइम नीचे है, और ये रहा रेट। तो यहाँ अगर कंसंट्रेशन का चेंज अगर मान लो बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर टाइम बढ़ता है, अगर किसी रिएक्शन में टाइम टेकन, टाइम इंटरवल अगर ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, रेट फास्ट होगा या स्लो। तो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन स्लो होने जा रहा है। क्योंकि स्लो और फास्ट रिएक्शन में यही डिफरेंस है। स्लो रिएक्शन में उसका जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम टेकन, वो थोड़ा क्या होता है ज़्यादा, और फास्ट रिएक्शन में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, कम। मतलब टाइम टेकन कम, थोड़े ही समय में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कहिएगा रेट फास्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन क्या, कंसंट्रेशन। और टाइम के साथ अगर रेट का हिसाब करें हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम अगर ज़्यादा ले रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम अगर कम ले रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ टाइम के साथ तो हमको नहीं करना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो कंसंट्रेशन के साथ ये रिलेशन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब तो दोनों होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। लेकिन रिएक्शन का रेट केवल और केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्यों, वो इसलिए कि मान लो कि कोई रिएक्शन अगर है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है, तो इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ रहता है, जब स्टार्ट होने को है, तो उस समय प्रोडक्ट बना नहीं रहता है। अगर टी अगर 0 लेते हैं, एट टाइम बराबर 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा। मान लो इसका कंसंट्रेशन अगर हम 5 मोल पर लीटर ले रहे हैं, उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखो, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। अगर टी 0 है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगा, और उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं रहता है। तो अगर कोई पूछता है कि रिएक्शन जो शुरू होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, टाइम के साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खर्च होगा, रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होगा, डिसअपियर होगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होने लगता है, बनना शुरू करता है। इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वह भी इस बात पर ही डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है। अगर मान लो शुरू का बात करें हम, इनिशियल में, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उस समय इसका जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है, रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वो ज़्यादा रहता है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे चूंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटता है, और कंसंट्रेशन ही जब कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट कम बनेगा। क्योंकि प्रोडक्ट का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है। इसलिए एक चीज़ दिमाग में एकदम अच्छी तरह से आप सेट कर लें कि रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये अच्छी तरह से आप ध्यान रख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा जब रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, घटता है। टाइम आगे बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
अब इस काइनेटिक्स के हिसाब से अगर सोचे हम, काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी है, उस कोलिजन थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनने के लिए आवश्यक है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है आपस में क्या करे, कोलाइड करे। मतलब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तब जाकर प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर इनिशियल स्टेज में अगर ध्यान से देखें तो शुरू में इनिशियल में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज क्या, हाई। तो इनिशियल में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स का जो संख्या है वह भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है उसमें जो कोलिजन है वह भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से ये जो रेट ऑफ कोलिजन है, मतलब पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में जितना टक्कर होगा मॉलिक्यूल्स का, वो चूंकि ज़्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट का निर्माण भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, सो नंबर ऑफ collisions per second per unit volume, number of collisions per second per unit volume also increases। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए तो रिएक्शन का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ कोलिजन भी क्या, ज्यादा। रेट ऑफ कोलिजन का मतलब पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम जो है टक्कर कितना हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे तो स्वाभाविक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज्यादा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हो गया तो इफेक्टिव कोलिजन जो है आपस में टक्कर आने का जो संभावना है वो भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोलिजन ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट बनने का भी चांस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर कोलिजन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट का निर्माण क्या होगा, नहीं होगा। तो कोलिजन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट का निर्माण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कोलिजन ज्यादा कब होगा, जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का संख्या ज्यादा कब होगा, तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दो तीन चीज को एक साथ आपको रिलेट कर सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है मान लीजिए तो क्या क्या हो सकता है। यहां हमने लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट ऑफ कोलिजन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा। कोलिजन ज्यादा जब तेजी से होगा, कोलिजन का जो रफ्तार ज्यादा पकड़ेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होगा, तेजी से कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है आप ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कोलिजन। अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ कोलिजन का। इसका मतलब इस तीनों में क्या रिलेशन लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेट ऑफ कोलिजन। किसका कोलिजन, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ये रिलेशन हो गया, ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और रेट ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा हुआ मॉलिक्यूल्स का तो प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब सीधा हो गया कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। और रेट ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो रहा है। इनिशियल में क्या होता है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ज्यादा होता है तो शुरू में रेट ऑफ कोलिजन भी ज्यादा होगा, फास्ट होगा। रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम के साथ जब कंसंट्रेशन घटने लगता है तो रेट ऑफ कोलिजन भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। और रेट ऑफ कोलिजन जब कम होगा तो स्वाभाविक है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। मान लो एक रिएक्शन हम लेते हैं, R कन्वर्ट्स टू क्या, P, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब ध्यान गौर से देखो, हमने क्या लिखा था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखे है ना। मतलब dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। यहाँ कौन है, R, क्लियर। अब यहाँ पर रेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, डिसअपियरेंस अपीयरेंस दोनों के टर्म में। तो डिसअपियरेंस के टर्म में अगर लिखोगे तो और माइनस डी कंसंट्रेशन R by dt, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम अपीयरेंस के टर्म में लिखें तो प्लस डी कंसंट्रेशन P by dt, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्टेंट का। गौर से देखो यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, रिएक्टेंट, एंड दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आप गौर से अगर देखो तो डिसअपियरेंस हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का, और रेट ऑफ अपीयरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रिएक्टेंट का ही। मतलब चाहे डिसअपियरेंस हो या अपीयरेंस हो, वो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। मतलब अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या है, अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होता है उतना ही तो प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब कि डिसअपियरेंस का रेट अगर ज्यादा हो रहा है तो अपीयरेंस का रेट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि चाहे कंसंट्रेशन अगर रेट आपको डिसअपियरेंस के टर्म में पूछे, अपीयरेंस के टर्म में पूछे, हर हाल में रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। ये अच्छी तरह से देख लें कि डिसअपियरेंस मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये P कितना बनेगा वह भी डिपेंड करेगा किस पर, कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है। और अगर आप यहाँ इक्वेशन से देखो तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस मतलब इसका अपीयरेंस, इसका फॉर्मेशन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस वह भी डिपेंड कर रहा है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए आप डिसअपियरेंस कहो या अपीयरेंस, हर हाल में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करें, मान लो ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, ये हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया टाइम। अब ये बताओ कि ये अगर मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये अगर मान लो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये इनिशियल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उस समय प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ रहेगा। टाइम जब आगे बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा आगे रिएक्शन, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो ये बताओ कि इनिशियल में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन किसका घटा, रिएक्टेंट का, और बढ़ा किसका, प्रोडक्ट का। इसका मतलब
इंक्रीज और दिस इज डिक्रीज। तो ये बताओ कि रिएक्टेंट अगर घटा तो वो क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा था, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या होगा, ज्यादा। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटा। अगर कोई पूछे कि बताओ कि क्या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, तो नहीं। क्यों नहीं, तो चूंकि प्रोडक्ट का बनना ही निर्भर करता है किस पर, रिएक्टेंट पर। प्रोडक्ट खुद डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टेंट पर। प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसलिए हर हाल में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अगर जलाओगे, बर्निंग अगर कराते हो मान लो वुड का, तो अगर ऑक्सीजन अगर कम रहेगा, बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अगर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लें, ए पीस ऑफ क्या, वुड, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लें, तो उसको अगर जलाओगे तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अगर कम है तो रेट ऑफ बर्निंग भी क्या हो जाएगा, कम, स्लो हो जाएगा, मतलब धीरे से जलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो, अगर मान लो कि 20% O2 अगर है, अगर 20% O2 है एयर में, तो वहां पर रेट ऑफ बर्निंग क्या हो जाएगा, इसका स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर 100% O2 है, मतलब ऑक्सीजन अगर प्योर है, तो प्योर O2 में ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका बर्निंग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मतलब ये जो दहन की प्रक्रिया है, रेट ऑफ बर्निंग जो है वो भी डिपेंड कर रहा है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ बर्निंग क्या हो जाएगा, ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम हो जाएगा तो रेट ऑफ बर्निंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो रिएक्शन हम लिए थे वो एक हाइपोथेटिकल इरिवर्सिबल रिएक्शन लिए थे। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन का बात करें और उसमें कोई पूछे कि रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, आप उसको भी समझ लें। मान लो ये एक रिएक्शन हमने आपको दिया, A प्लस बी C प्लस डी। ध्यान से रिएक्शन को देखिए, ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड, या इसी को रिवर्स भी कहते हैं। अब गौर से देखो, ये A और B क्या है, तो तुम कहोगे रिएक्टेंट है। लेकिन रिएक्टेंट किस रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, पहले उस पर हम लोग देखें। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को ले जा रहे हो तो उसके लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, A और B, और उसके लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C और D। लेकिन यही रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो वहां रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, C और D, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A और B। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये दो डायरेक्शन में जाता है। अगर हम फॉरवर्ड का बात करें तो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए रिएक्टेंट तो A और B होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छी तरह से इसको देखिएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B, इक्वेशन 1। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब हम करते हैं किसके लिए, फॉर बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में अगर हम लें तो रिएक्टेंट हो जाएगा C और D, रिएक्शन बैकवर्ड होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट कौन, C और D। तो क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C एंड कंसंट्रेशन D। सो RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C एंड कंसंट्रेशन D, इक्वेशन 2। अब ये बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन A और B पर डिपेंड कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन C और D पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हर हाल में अगर देखा जाए तो चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, हर हाल में रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है,
रिएक्टेंट पर, यह भी रिएक्टेंट, यह भी रिएक्टेंट। यह रिएक्टेंट कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यह रिएक्टेंट कब, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हर हाल में रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम का बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इक्विलिब्रियम वह सिचुएशन है जहां पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आर एफ बराबर आर बी, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम ग्राफ से प्लॉट करें, ध्यान से देखें, हम यहां दो प्लॉट ले रहे हैं। चलिए मान लो ये हो गया रेट और ये ले हम टाइम, यहां भी लेते हैं हम रेट और ये है टाइम। पहले हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है, इसलिए उसमें केवल रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन एक ही बार में रिएक्टेंट से क्या होता है, कंप्लीट होता है प्रोडक्ट में, फिर वापस वो रिवर्स नहीं हो पाता, इसलिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दिखाया हमने रेट के। और यहाँ अगर बात करोगे तो इनिशियल में अगर हम बात करें तो शुरू में कौन सा रिएक्शन का ज्यादा होगा रेट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो शुरू में होगा फॉरवर्ड ज्यादा, ठीक। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट चूंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फिर वहां से वो रिएक्शन रिवर्स होगा। तो पहले अगर कोई पूछे कि बताओ टाइम के साथ किसका घटता है रेट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, घटेगा, और उसी समय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, और घटेगा, ये और बढ़ेगा, और एक समय आएगा, ये पॉइंट, ये हो गया आपको सिचुएशन दिखाओ इसको, ये हो गया क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आर एफ, और ये क्या हो रहा है, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या, आर बी। यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर दोनों का रेट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। पहले किसका ज्यादा था, फॉरवर्ड रिएक्शन का ज्यादा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा, एक समय आया जब आर एफ बराबर हो गया किसके, आर बी का, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बराबर, और यहां से फिर ये रिएक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंड क्या करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया है। अब अगर कोई पूछे आपसे बताओ कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो ये प्लॉट है किसके लिए, दिस इज द प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दिस इज द प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस टाइम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि दोनों साइड से रिएक्शन होता है, इसलिए इसमें दो प्लॉट दिखाया गया है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि एक ही साइड से रिएक्शन हो रहा है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंप्लीट कन्वर्ट होता है, तो टाइम के साथ यहाँ पर रेट ऑफ जो है वो रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो घट रहा है, क्योंकि शुरू में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या था, ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा था, फिर कंसंट्रेशन थोड़ा कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, कम हुआ, कंसंट्रेशन और कम हुआ, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम। तो टाइम के साथ रेट कैसे हो रहा है, चेंज, तो ये याद रखिएगा, टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि
टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन भी घटेगा। कोलिजन अगर घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें है कि टाइम बढ़ा तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, घटेगा। इसका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। इसलिए इन दोनों ग्राफ से आप एक चीज एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आखिर वो कौन सा कंपोनेंट है जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो रिएक्शन का रेट हर हाल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो, चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। कभी कोई पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Initially, the concentration of reactant is high. With the progress of time, with the progress of reaction, the concentration of reactant decreases, and therefore rate of reaction also decreases with the progress of reaction. फिर कोई पूछेगा बताओ कि कोलिजन का क्या रोल है इसमें, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कहता है कि रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर दी इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब कि प्रोडक्ट का अपीयरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ने से एक तरफ जहाँ पर रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर घटता है। तो डिसअपियरेंस हो या अपीयरेंस हो, क्योंकि रिएक्टेंट जितना डिसअपियर होगा प्रोडक्ट भी उतना क्या होगा, अपीयर होता है। तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस या रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस दोनों ही कंट्रोल होता है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो ये था आपको पहला फैक्टर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा फैक्टर है, ये पहला फैक्टर था। उसके बाद एक फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। तो अगर कंसंट्रेशन का रोल अगर समझ रहे हो तो तुम टेम्परेचर भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द क्या रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या रोल है, तो ये भी आसानी से आप समझ सकते हो। देखो ये तो अच्छी तरह से जानते हो कि कोलिजन होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, अभी भी पढ़े हो। और कोलिजन ज़्यादा कब होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा। अब तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। वो अभी अभी आप पढ़ें कंसंट्रेशन। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाता है, और मॉलिक्यूलर स्पीड जब बढ़ेगा तो जब ही स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन भी क्या होगा, तेजी से होगा। तो कोलिजन का रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और कोलिजन के रेट के ज़्यादा होने से क्या होता है, वो अभी अभी आप देखें कि कोलिजन का रेट ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें, एट हाई स्पीड या एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर स्पीड इज हाई, मॉलिक्यूलर स्पीड इज हाई। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कोलिजन जो है पर सेकेंड ज्यादा होने लगेगा, मतलब रेट ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। So, rate of collision is also high. तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा।
और रेट ऑफ कोलिजन जब ज्यादा हो जाएगा तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। मतलब इस तीनों का आप रिलेशन समझ सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा तब क्या होगा, तो रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और कोलिजन का रेट ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल जब ज्यादा टकराएगा तो टकरा कर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। इसलिए टेम्परेचर में भी अगर कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीन चीज याद रखिएगा कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीजेस। मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा तो फिर मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोलिजन पर सेकेंड जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा होने लगेगा। इसका मतलब रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और रेट ऑफ कोलिजन अगर ज्यादा हो गया इसका सीधा मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द क्या रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर अगर घटेगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, घटेगा। कोई पूछेगा कैसे, समझाओ थोड़ा, तो समझाना आसान है इसका। आप कहिएगा कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रेट ऑफ कोलिजन जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और कोलिजन ज्यादा होने का सीधा मतलब है कि प्रोडक्ट जो अपीयर होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को, अगर हम दूसरे फॉर्म में कहें कि टेम्परेचर के घटने से क्या होगा, तो टेम्परेचर अगर हाई नहीं होकर क्या हो जाए, लो हो जाए, तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल का स्पीड हाई नहीं होकर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर का बात ऐसे की हो तो लो करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्पीड इज लो। अब मॉलिक्यूलर स्पीड कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कोलिजन क्या इज आल्सो लो। और रेट ऑफ कोलिजन अगर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। मतलब कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब रिलेशन क्या बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द क्या रिएक्शन। जैसे मान लो कि कोयला जानते हो, कोयला, कोल का जो बर्निंग है, गौर करिएगा कि टेम्परेचर जब कम देते हैं तो कोयला धीरे धीरे जलता है। और टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो, अगर उसको मान लो कि पंखा से अगर उसको थोड़ा एक दो बार जो है अगर जला देते हैं तो वो धीरे धीरे जलना क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ बर्निंग जो है कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर ही रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है उसको, साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है ना। क्योंकि जैसे ही आपने पंखा जलाया तो वो टेम्परेचर भी उसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, घटा देगा। इसलिए हर हाल में आप इस दो चीज़ को याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्टेंट के टर्म में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का रेट से यहाँ पर कोई रिलेशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट खुद डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टेंट पर। और टेम्परेचर के बारे में अगर कोई पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी आप कह सकते हो कि टेम्परेचर, प्राय सभी अभिक्रियाओं का देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। एक्सपेरिमेंट कहता है कि तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री का अगर हम इंक्रीज कर दें, फॉर इच 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंट कहता है कि रिएक्शन का रेट अपने इनिशियल रेट का लगभग 2 गुना हो जाता है। मतलब इसको भी आप ध्यान रखिएगा, फॉर इच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री के बढ़ने से
रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल्स, मतलब अभिक्रिया का जो दर है वो लगभग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने के इंक्रीज होने से, प्रत्येक 10 डिग्री के राइज करने से। तो ये एक्सपेरिमेंट भी सपोर्ट में कह रहा है, ये प्रयोग से ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अभिक्रिया का जो दर है तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री के इंक्रीज होने से या तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री के राइज होने से लगभग कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे H2 और O2, कमरे के ताप पर H2 और O2 लगभग नहीं के बराबर रिएक्ट करते हैं, या अगर करते भी हैं तो इसका रेट क्या होता है, बहुत स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। आप पढ़े भी होगा वेरी स्लो रिएक्शन में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, रूम टेम्परेचर पर वो जल्दी रिएक्ट नहीं करने के लिए तैयार है। H2 और O2, ये रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा शुरू में, H2 प्लस O2, ये जो H2O बना, ये रूम टेम्परेचर पर अगर हम कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होने के लिए तैयार होता है, या अगर होता भी तो बहुत स्लो, एक्सट्रीमली स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ही बढ़ा दें रूम का, तो ये आसानी से H2O में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये एग्जांपल्स भी ये प्रूव कर रहा है कि तापमान के बढ़ने से जो रिएक्शन नहीं हो रहा था या जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा था, उसका रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस दोनों चीज को अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो याद रखेंगे कि टेम्परेचर कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बढ़ने से रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के घटने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर कोई पूछेगा बताओ कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होगा, तो कहिएगा कि प्रोडक्ट चूंकि शुरू में नहीं बना रहता है, तो प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, फॉर्मेशन, वो डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी ज़्यादा था और रेट ऑफ अपीयरेंस भी क्या था, ज़्यादा। धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन घटा रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी घटा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे वो डिसअपियरेंस के टर्म में कहिए, चाहे अपीयरेंस के टर्म में कहिए, हर हाल में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। और टेम्परेचर के टर्म में अगर पूछे तो दिख भी रहे हैं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का स्पीड ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। और रेट ऑफ कोलिजन अगर ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट का बनना ज़्यादा हो जाएगा। और फिर अगर लो टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड कम होगा तो रेट ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा। रेट ऑफ कोलिजन कम होने का सीधा मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए यहाँ हम रिलेशन लिख दिए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द क्या रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट कहता है कि प्रत्येक 10 डिग्री के टेम्परेचर के राइज होने से रिएक्शन का रेट लगभग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और फिर एग्जाम्पल भी ये कह रहा है कि जो रिएक्शन बहुत स्लो हुआ करता था कमरे के ताप पर, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ये आसानी से H2O का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये 2 फैक्टर्स थे, एक कंसंट्रेशन और एक ये टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद तीसरा फैक्टर है, वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये पहले इस दोनों फैक्टर को आप अच्छी तरह से समझ लें, वीडियो भी इसका देख लें, असाइनमेंट जो दिए हैं वो उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद हम लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो भी 4 फैक्टर्स बचा हुआ है उसका अगले वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप इस सब को क्या करेंगे, एक बार पढ़ के और तब अगले क्लास में जो है वो वीडियो को देखेंगे।